हेलो दोस्तों, आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में जनरल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेएसएससी जेईई में 31 अक्टूबर 2022 में पूछे जा चुके हैं, वे सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लासेस में 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका था। आज के क्लास में रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चंस बचा हुआ था उससे। तो ने हमारे स्क्रीन पे 41 क्वेश्चंस है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग apparatus ऑफ द स्टीम पावर प्लांट इज टू रिड्यूस dissolved ऑक्सीजन कंटेंट इन द कंडेंसेट बाय हीटिंग द फीड वाटर ऑन द वे फ्रॉम फीड वाटर हीटर टू द हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर बाय द हीट फ्रॉम ब्लेड स्टीम। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है आपको कि स्टीम पावर प्लांट का निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटस है जो ब्लेड स्टीम से हीट द्वारा फीड वाटर हीटर से हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर तक फीड वाटर को हीट करके कंडेंसेट में डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा ऑपरेटस होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है आपको कि स्टीम पावर प्लांट, देखिए यहाँ पे क्या स्टीम पावर प्लांट का कौन सा ऑपरेटस है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटस है जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लेड स्टीम से हीट द्वारा जो निकला हुआ हीट है, ठीक, उस हीट द्वारा फीड वाटर हीटर को हाई प्रेशर पर, ठीक, हाई प्रेशर से फीड वाटर तक हम क्या कर रहे हैं, फीड वाटर को हीट कर रहे हैं और उसके बाद कंडेंसेट में डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो कौन सा ऑपरेटस से होगा, तो हमारा उसका राइट आंसर होगा डियरेटर। क्या होगा, ए डियरेटर। ओके, नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ एसी साइन वेव इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बताइए एसी साइन वेव वैल्यू का, ठीक, कौन सा ऐसा वैल्यू है जिससे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के नाम से जानते हैं, उसके रूप में जानते हैं। तो एसी साइन वेव का इफेक्टिव वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में जानते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 43 क्वेश्चंस। Which type of motor is not depend the load torque to rotor speed and run at synchronous speed without DC excitation motor। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। Which type of motor is not depend the load torque to rotor speed। रोटर स्पीड के लोड टॉर्क पे कौन सा मोटर है जो डिपेंड नहीं करता है और डीसी एक्साइटेशन मोटर के विदाउट साइक्रोनस स्पीड रन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा मोटर, हाइस्टेरेसिस मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। हाइस्टेरेसिस मोटर जो है वो हमारा रोटर स्पीड के लोड टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 44। विच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड थ्रू लोड कर्व। लोड कर्व के थ्रू हम कौन सा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोड कर्व से आपको लोड फैक्टर मिल जाएगा, ठीक। यदि लोड कर्व दिया रहेगा तो लोड फैक्टर आपको उससे पता चल जाएगा, एवरेज लोड भी हमें मिल जाएगा। ओके, और हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए डे, एक दिन में हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो जनरेट कर रहे हैं लोड फैक्टर से, ये भी हमारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। बट लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर में कोई हमारा कम्बिनेशन ही नहीं रहता है, तो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा लोड फैक्टर से, ठीक। तो लोड कर्व से हमें डाइवर्सिटी फैक्टर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनल को साइन को हम रिमूव करते हैं तो हमें प्रोपोर्शन कांस्टेंट भी मिलता है एज अ टर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, I इंटू आर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू आर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ फ्यूल इज रॉन्ग फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कौन सा फ्यूल रॉन्ग है।
देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट हम जब बनाते हैं तो उसमें हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूरेनियम हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें हाई क्या मिले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम हाई एनर्जी के लिए यूरेनियम को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आप एक जो है इनरिच्ड यूरेनियम, ये हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में। नेचुरल यूरेनियम भी हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में, और हम प्लूटोनियम भी एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। बट हमारा इनरिच्ड प्लेटिनियम हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट 47 क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीरीज डीसी मोटर। सीरीज डीसी मोटर का करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, नेवर स्टार्ट विदाउट लोड। लोड के बिना हम कभी भी सीरीज डीसी मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नेवर स्टार्ट विदाउट लोड। इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट 48 क्वेश्चंस देखिए आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच ए मशीन विल अटेन 63.2% ऑफ इट्स फाइनल स्टेडी टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे फाइनल स्टेडी टेम्परेचर का वो 63.2% क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। तो उस मशीन में टाइम ड्यूरिंग को हम क्या बोलेंगे, तो उसका हीटिंग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। यदि आपको कोई भी एक हमारा मशीन है और एक हमारा टाइम ड्यूरिंग में परसेंटेज वैल्यू क्या करता है, अचीव कर लेता है फाइनल स्टेडी टाइम का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग टाइम कांस्टेंट। ठीक, तो हीटिंग टाइम कांस्टेंट से हम डिफाइन करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा। 48 का राइट आंसर क्या हो गया, बी। 49 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग पर्पस इज मोस्टली इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। कंडक्टिंग पर्पस के लिए मोस्टली इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में कौन सा मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड अल्मुना। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ए। ये राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड अल्मुना। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए 5 एम्पियर एमीटर इज डिजाइन टू बी एक्यूरेट विद इन 1.5% एट फुल स्केल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग एरर। यहाँ पे किसका वैल्यू पूछ रहा है, लिमिटिंग एरर का। व्हेन द एमीटर इज यूज टू मेजर करेंट 2.1 एम्पियर। देखिए यहाँ पे कितना मेजर किया गया है, एमीटर के द्वारा यूज करके यहाँ पे करंट मेजर किया गया 2.1 एम्पियर। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन क्या वो पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपको फुल स्केल रीडिंग पर आपको जो वैल्यू दिया हुआ है करंट का वो कितना है, 5 एम्पियर है। तो फुल स्केल रीडिंग का क्या कीजिए, करंट का वैल्यू लिख लिए 5 एम्पियर। और आपको एक्यूरेसी दिया हुआ 1.5%। एक्यूरेसी कितना दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ 1.5%। तो 1.5% को हम यदि परसेंट को रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें परसेंट को रिमूव करेंगे तो 0.015 हमें मिलेगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये एक्यूरेसी वैल्यू हो गया 1.5%। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है मेजरिंग करेंट 2.1 एम्पियर। यदि हम एमीटर यूज़ कर रहे हैं तो मेजरिंग करेंट कितना हमारा है, तो मेजरिंग करेंट आपके पास 2.1 एम्पियर गिवन है। तो लिमिटिंग एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एरर वैल्यू निकालते हैं। और एरर वैल्यू को निकालने के बाद लिमिटिंग एरर इक्वल टू होता है एरर वैल्यू डिवाइड बाय मेजरिंग करेंट इनटू 100। इससे हम क्या कर लेंगे, लिमिटिंग एरर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एरर वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो एरर वैल्यू हम किसका फाइंड करेंगे, फुल स्केल रीडिंग का। तो फुल स्केल पर हम बात करते हैं तो एरर वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको एरर वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक्यूरेसी कितना है 1.5%। जिससे हम लिख सकते हैं 0.015। और हमें एरर वैल्यू निकालना है किस पर, तो फुल स्केल पर। फुल स्केल पर निकालना है। तो फुल स्केल पर निकालना है तो फुल स्केल पर हमारा करंट कितना दिया हुआ 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.015 इंटू 5 कीजिएगा तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0.075। ये आपको क्या हो गया, एरर वैल्यू हो गया। अब हमें निकालना क्या है, लिमिटिंग
हमारा लिमिटिंग एरर निकालना है। तो लिमिटिंग एरर निकालने के लिए फार्मूला होता है, या हम यूज़ करते हैं 0.075 एरर वैल्यू डिवाइड बाय मेजरिंग करेंट इनटू 100। तो क्या लिखेंगे 0.075 डिवाइड बाय मेजरिंग करेंट। मेजरिंग करेंट कितना है 2.1 एम्पियर, तो 2.1 एम्पियर ले लीजिए इनटू 100। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 3.57%। तो लिमिटिंग एरर हमें क्या होगा, तो लिमिटिंग एरर 3.57% इसका राइट आंसर होगा। तो 3.57 किस में है, बी। तो इसका राइट आंसर जो हो गया बी ऑप्शन हो जाएगा 3.57। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लिमिटिंग एरर निकालना हो तो आपको सबसे पहले एरर वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एरर वैल्यू के लिए आपको फुल स्केल इनटू एक्यूरेसी कीजिएगा तो आपको एरर वैल्यू मिल जाएगा। और एरर वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगा तो लिमिटिंग एरर इक्वल टू होता है एरर वैल्यू इनटू मेजरिंग करेंट। जो आप मेजरिंग जितना भी आप करेंट मेजर किए हैं उससे डिवाइड कीजिएगा इनटू 100। मेजर की परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये लिमिटिंग एरर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51। देखिए, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए मोटर वाइंडिंग वायर इफ द ओल्ड रेजिस्टेंस वायर इज रीस्ट्रेच टू एक्स टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस मोटर, यहाँ पे क्या है, मोटर वाइंडिंग वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, यदि ओल्ड रेजिस्टेंस वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है एक्स टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू को एक्स टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर इंटू आर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो हमें न्यू रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, जितना टाइम आप स्ट्रेच कीजिएगा उसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस वैल्यू पहले का है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर आर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्योरली इंडक्टिव। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का प्योरली कंडक्टिव होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट 53 क्वेश्चन देखेंगे। 53 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट फैक्टर फॉर चूजिंग वाटर टर्बाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में हमारा कौन कौन इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। जब भी हाइड्रो पावर प्लांट का बात करेंगे तो वहाँ पे टर्बाइन रिमूव करेंगे, किससे, तो वाटर से। जब हमारा हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, तो जो वाटर फॉल करेगा उससे हमको टर्बाइन रिमूव करना चाहिए, और वो जितना स्पीड में रिमूव करेगा उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो यहाँ पर टर्बाइन को रिमूव करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो हमारा वाटर का कितना हाइट से गिर रहा है। ठीक, तो हाइट हमारा जो हमारा हेड है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसका यहाँ हमारा ये फैक्टर भी सही है। सेकेंड, हमारा जो वाटर का डिस्चार्ज कितना किस रेट से हो रहा है, ज़्यादा रेट से होगा तो ज़्यादा टर्बाइन रिमूव करेगा, और हमारा कम यदि डिस्चार्ज होगा तो वहाँ से कम मूव करेगा टर्बाइन। तो इसका हमारा बी भी जो फैक्टर है वो भी फैक्टर सही है। और आउटपुट एंड नेचर ऑफ लोड, इस पर भी डिपेंड करेगा हमारा। तो ये तीनों के तीनों आपका फैक्टर सही है, बट वाटर हीट रहे या कूल रहे उससे हमें टर्बाइन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो फैक्टर इनकरेक्ट फैक्टर है वो ए है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमें जो हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर टर्बाइन के लिए हम हीट ऑफ वाटर को चूज नहीं करते हैं, इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं, और विदाउट इसे इस फैक्टर को कंसीडर किए हुए हम यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीट ऑफ वाटर इज द इनकरेक्ट फैक्टर। अब 54 क्वेश्चन देखेंगे। हमारे स्क्रीन पे 54 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट आई इन द गिवन सर्किट। तो यहाँ पर आपको करेंट का वैल्यू निकालना है, तो आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेश एनालिसिस यूज़ कर दीजिए। मेश एनालिसिस में मैंने बताया था कि जितने आपका लूप होगा उतना मेश हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला लूप पे ऐसे मान लेते हैं, इसे दूसरा लूप मान लिए। ठीक, तो सेकेंड लूप पे आपको करंट दिया हुआ है। जब हमारा करंट दिया रहता है तो उस केस में हम KVL इक्वेशन यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इस केस में हम लूप मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये I1 इसमें हमारा फ्लो कर रहा है और इसमें हमारा I2 फ्लो कर रहा है इस लूप में। ओके, तो हमारा सेकेंड लूप में
आपको 6 एम्पियर गिवन है, तो इस केस में केवीएल इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I2 का वैल्यू मिल जाएगा 6 एम्पियर। जो हमारा करंट दिया रहता है वही हमारा उस लूप का करंट वैल्यू हो जाता है। तो आपको I2 का वैल्यू कितना हो गया, 6 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट लूप का बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लूप में देखिए हमारा I1 माने हैं, तो ये हमारा अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो I1 जो लीव हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से लीव हो रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब लीव होता है तो हम इस वोल्टेज को पॉजिटिव फॉर्म मानते हैं। तो इस हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 15 वोल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे केवीएल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो केवीएल में क्या बताता है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज हम 15 वोल्ट मान लेते हैं। और इस लूप में अब दो जगह वोल्टेज मिल सकता है, एक हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस पर और दूसरा 10 ओम रेजिस्टेंस पर। ये दोनों वोल्टेज को हम यदि ऐड करेंगे तो 15 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे 5 ओम पर कितना वोल्टेज मिलेगा, तो हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है, I1। तो I1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × I1, ये हमारा फर्स्ट वोल्टेज मिल गया। प्लस सेकेंड वोल्टेज 10 ओम पे मिलेगा, तो 10 ओम पर हमारा I1 आ रहा। और देखिए हमारा जो I2 का जो डायरेक्शन है ये हमारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे शो कर दिया है I2 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मीन्स दैट कि ये इधर आएगा, तो मीन्स दैट I1 और I2 दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 + I2 इनटू, और यहाँ पे कितना ओम्स है, आपका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वोल्टेज मिल गया। ये दोनों वोल्टेज को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 15 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो एक हमारा इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम देखिए I2 = 6 एम्पियर हमें पता है, और तो यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 15 = 5 I1 प्लस I1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 10 से मल्टीप्लाई करते 10 I1 लिख सकते हैं ऑफकोर्स। यहाँ पर लिखेंगे 10 I1 प्लस 10 I2। यहाँ पर I2 का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। तो 10 × 6 क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 60। ओके। अब ये 60 पॉजिटिव में है, तो इसे हम इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो -60 + 15 कितना हो जाएगा, -60 + 15 इक्वल्स टू, देखिए हमें 5 I1 है और 10 I1 है, दोनों I1 ऐड हो जाएगा तो 15 I1 मिल जाएगा हमें। ओके। 60 में से 15 जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 45। तो -45 मिल गया इक्वल्स टू 15 I1। तो I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल जाएगा, तो I1 = क्या हो जाएगा, -45 / 15 = -3। तो -3 एम्पियर हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि जो हम करंट का डायरेक्शन माने थे वो हमारा डायरेक्शन ना होगा, उसका वो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये हमारा माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर आपका 3 एम्पियर इज द राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अब 55 में क्या है, देखिए व्हाट इज कॉल्ड द बाउंड्री एरिया बाय वाटर शेड विच ड्रेन इनटू ए स्ट्रीम और रिवर across which the dam has been built at a suitable place। तो बताइए इसका क्या बोलेंगे, वाटर शेडेड के द्वारा बाउंड्री रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी लाइन से हमें पता चल जा रहा है कि हमारा जब भी वाटर हमारा वाटर शेडेड बाउंड्री से रहता है, मतलब कोई भी हमारा ये है और ये वाटर शेडेड है और पूरी तरह बाउंड्री से है, तो इसे हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चंस, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर फ्लो ऑफ फ्यूल गैसेस इन द स्टीम पावर प्लांट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टीम पावर प्लांट में फ्यूल गैस को क्या करना है, एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है और एयर प्री हीटर है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक, सुपर हीटर, देन इकोनोमाइजर, देन एयर प्री हीटर, ये राइट हमारा अरेंजमेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का, ए। 57 क्वेश्चन देखते हैं।
57 में देखिए क्या बोल रहा है कि द हीट ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड आर 15 kg per kilojule and 30 kg per kilojule respectively in an impulse reaction turbine stage. The degree of reaction for this stage will be। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, तो आपको हीट ड्रॉप आपको फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड का दिया हुआ है, मीन्स दैट की इंथैल्पी दिया हुआ आपको। ठीक, जब भी आपको इंथैल्पी गिवन रहता है और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डिग्री ऑफ रिएक्शन निकाल रहा है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है इंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड डिवाइड बाई टोटल इंथैल्पी ड्रॉप। क्या होता है, इंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाई टोटल इंथैल्पी ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले इंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड का आपको इंथैल्पी ड्रॉप कितना दिया हुआ है, 30 kg पर किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 किलो जूल लिख लेंगे, 30 किलो जूल पर kg, और डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, टोटल इंथैल्पी से डिवाइड करना है। तो टोटल इंथैल्पी कितना है, 15 + 30, तो 15 + 30, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, किलो जूल पर kg। तो यहाँ से यूनिट कैंसिल कर दीजिए, और 30 डिवाइडेड बाई 15 + 30 कितना हो जाएगा, 45। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 2/3। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2/3। तो 2/3 किस में है, ए में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा इंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग प्लेट डिवाइड बाय टोटल इंथैल्पी ड्रॉप। ठीक, तो ब्लेड का, मूविंग ब्लेड का जो इंथैल्पी ड्रॉप होगा उसको टोटल इंथैल्पी से आप डिवाइड कीजिएगा, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन। 58 क्वेश्चन देखिए, Which of the following pair of thermodynamics properties can uniquely fix the state of a substance like water irrespectively of its thermodynamic state? इसका राइट आंसर कोई बताइए क्या होगा। Which of the following pair of thermodynamics properties can uniquely fix the state of a substance like water irrespectively of its thermodynamic state? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट 59 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कौन सा प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा जी, पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो ऑफकोर्स डिफाइन नहीं कर सकता, ना टेम्परेचर डिफाइन कर सकता है, ना काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक ही है जो टोटल एनर्जी हमें डिफाइन कर सकता है। ऐसा क्यों, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि यदि हम वर्क कर रहे हैं तो हमें हीट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यदि हम कोई भी हीट के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं तो ये दोनों हमारा क्या है, म्यूचुअली कंडक्टिविटी है, म्यूचुअली हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक, यदि हीट हमारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क हमारा हीट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स दैट कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मीन्स दैट जो हमारा पहला एनर्जी है वो हमारा बाद में भी एनर्जी रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी जो होगा वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, टोटल एनर्जी से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। 60 क्वेश्चन देखिए, ए हाइड्रोलिक टर्बाइन प्लेट एट n rpm ऑपरेटिंग एट ए नेट हेड h and having a discharge q while developing an output power p, the specific speed is expressed as। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है ये डायरेक्टली फार्मूला है, इसे आप याद रखिए। तो स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू हो जाता है n√p डिवाइडेड बाई रो के पावर 1/2 इंटू g इंटू एच के पावर 5/4। ठीक, रो आपका डेंसिटी है, एन दिया हुआ आपको, टरबाइन रोटेट एट n rpm। ठीक, p का भी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन है, पावर है, g हमारा एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी होता है, और h जो है वो गिवन है हेड। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके। 61 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पल्स टर्बाइन इज इनकरेक्ट। इम्पल्स टर्बाइन के अबाउट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखिए, इम्पल्स टर्बाइन के अबाउट में जब बात करते हैं तो हमारा जो फिक्स ब्लेड रिंग जो होता है वो कैसिंग के साथ अटैच नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है इम्पल्स टर्बाइन हैज़ फिक्स्ड ब्लेड रिंग अटैच टू द कैसिंग। तो कैसिंग साथ अटैच होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अटैच होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बी हमारा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इम्पल्स टर्बाइन के केस में। नेक्स्ट 62 देखिए, 62 में बोल रहा है द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज। ऑटो साइकिल का आपको एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। इफिशिएंसी इक्वल टू हो जाता है 1 - 1 डिवाइड बाई आर का पावर गामा -1, गामा -1। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 63 देखिए, 63 में कह रहा है कि द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ। बताइए, बॉयलर से इम्प्योरिटीज़ को किसके हेल्प के थ्रू हम रिमूव करते हैं? तो ब्लॉक ऑफ कोक के थ्रू। ठीक, बॉयलर में जो इम्प्योरिटीज़ होता है उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लो ऑफ कोक यूज़ करते हैं, इसके हेल्प के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर बॉयलर में हमारे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ब्लो ऑफ कोक यूज़ किया जाता है, इसके हेल्प से हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए 64 क्वेश्चन। 64 में क्या है कि ए हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10 mm स्क्वायर स्ट्राइक ए फ्लैट प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ओके, कि कैसा डायरेक्शन में रखा हुआ? नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन के नॉर्मल में फ्लैट प्लेट रखा हुआ है। द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। द टोटल फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू द जेट। तो यहाँ पे टोटल फोर्स पूछ रहा है कि प्लेट पर हमारा जेट के थ्रू कितना मतलब डेवलप होगा। तो टोटल फोर्स आपको निकालना है, तो टोटल फोर्स निकालने का फार्मूला होता है रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू। ओके, तो यहाँ पे आपको रो दिया हुआ है, डेंसिटी आपको दिया हुआ, वाटर का डेंसिटी कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, इंटू एरिया दिया हुआ है, एरिया आपको 10 m स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे? 10 m स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 10⁻6 से डिवाइड करना होगा, तो हम 10 डिवाइड बाई 10⁻6 लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर स्क्वायर में हम एरिया को लिखे हैं। इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दिया हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर v माइनस यू है, तो v हमारा हो जाएगा 10 और इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी मान लिए 0 मीटर पर सेकेंड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो 1000 इंटू 10 क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10⁻6। तो ऊपर में भी हमारा 10⁻6 है, नीचे भी 10⁻6 है, इससे आप कैंसिल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 1 न्यूटन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, आपको फोर्स कितना मिला? 1 न्यूटन। 65 क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन। बताइए स्ट्रीम लाइन कौन सा लाइन है? तो टेंजेंट लाइन बताए थे कि टेंजेंट लाइन होता है द टेंजेंट टू विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एवरी पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 66 क्वेश्चन बोल रहा है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इज। अब देखिए, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू होता है फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर प्लस ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। हम यहाँ फ्रिक्शनल और ब्रेक को ऐड करते हैं तो हमें इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 67 देखिए, फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द नेट पॉजिटिव
सक्शन हेड इज डिफाइंड एज, आपको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को डिफाइन करना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है उसमें निकालने के लिए वैल्यू हम वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड को ऐड करते हैं और लिक्विड के वेपर प्रेशर को माइनस करते हैं एट सेक्शन पॉइंट। तो वो हमारा क्या मिलता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिलता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। इसका राइट आंसर क्या होगा, वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट सक्शन। ओके 68 देखिए, 68 क्या बोल रहा है, लेट देयर आर टू फोर्सेस नेमली ए एंड बी। देखिए यहाँ पे दो फोर्स दिया हुआ ए और बी, हैविंग एंगल बिटवीन देम इक्वल टू थीटा, और दोनों फोर्स के बीच जो एंगल है वो थीटा है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज गिवन बाय आर, और ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है आर। द डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स ए, तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए फोर्स के रिस्पेक्ट में आर के डायरेक्शन बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टेन अल्फा इजकल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जब हम आर का डायरेक्शन निकालना होगा तो आर का डायरेक्शन टेन अल्फा क्या है, तो ए और आर ए और रिजल्टेंट जो फोर्स है वो दोनों के बीच के एंगल हो गया। ठीक, टेन अल्फा इजकल टू हो जाता है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्शन बताएगा किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। नेक्स्ट देखिए 69 बोल रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्टील बार इज टू बी डिजाइन फॉर टॉर्क टी देन द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज कंसिडर एज। यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पर आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस हमारा यील्ड स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के केस में क्या होता है, तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस आपका यील्ड स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी केस में आपका होता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, यह आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऑन ए सी लेवल स्टैंडर्ड डे ए प्रेशर गेज लीड। 20 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ऑन ए सी लेवल स्टैंडर्ड डे ए प्रेशर गेज रीड्स ए गेज प्रेशर ऑफ 1.3 मेगा पास्कल बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025, हाउ डीप इज द इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा सी वाटर के अंदर कितना डीप है, तो हाइट पूछ रहा है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है, क्या होता है, रो जी एच। यहाँ पर सी लेवल के केस में बता रहा, सी के केस में यहाँ पर देखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ 1.05 दिया हुआ है। ठीक, तो इस केस में हम जो प्रेशर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर 1.025 इंटू रो का वैल्यू ले लेंगे, वाटर का रो कितना होता है 1000, तो 1000 ले लेंगे, इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच। तो यहाँ से आप पी का जो वैल्यू है वो गिवन है 1.3 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी यहाँ पर जो है पी के जगह पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे पी का वैल्यू लिखेंगे 1.3 मेगा पास्कल। तो मेगा को हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, तो मेगा पास्कल को सिर्फ पास्कल में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या मिलेगा 10⁻6 पास्कल। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, एच यहाँ से आपको मिल जाएगा इन केस ऑफ द मीटर, क्योंकि पास्कल इक्वल टू क्या होता है हमारा, पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस केस में हमारा एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, एच इक्वल टू हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1.025 इंटू 1000 इंटू 9.81। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा 129.28 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 129 मीटर। ओके, नेक्स्ट 21 देखिए,
71 में बोल रहा है कि द लैमिना इज एज शो इन द फ्लोइंग फिगर, द सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना फ्रॉम पॉइंट ओ इज। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड पूछ रहा है, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या है कि आप इस तरह का जब भी रहता है तो इसका एक फार्मूला होता है CG निकालने का, 2r/3 इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा। ओके, देखिए यह हमारा जो लैमिना है इसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में साइमेट्रिकल फॉर्म में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर y एक्सिस में हम क्या किए, इसे दो पार्ट में बांट दिए। तो इस केस में हमारा जो ये एंगल जो होगा, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द अल्फ़ा एंगल। ओके, ये हमारा अल्फ़ा एंगल हमारा कितना मिल गया, 30 डिग्री। और ये हमारा देखिए इधर भी 30 डिग्री है और हमारा लेफ्ट साइड भी क्या है, 30 डिग्री है। तो ये हमारा साइमेट्रिकल फॉर्म हो गया। तो साइमेट्रिकल फॉर्म के केस में हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर r का वैल्यू गिवन है, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220 मीटर। हमारा 3 अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया 30 डिग्री। तो इस वैल्यू पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे CG मिल जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 × 220 मीटर डिवाइड बाई 3 इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री को हम पाई के केस में लिखना चाहें तो पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू आपको होता है 180 डिग्री। तो हम यदि 30 डिग्री लिखना हो तो हम लिख सकते हैं π/6, π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम π/6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे देखिए 2 × 220 हो जाएगा 440। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 3 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0.5, तो 0.5 ले लेते हैं इंटू 6 ऊपर ले जाते हैं डिवाइड बाई 3.14। पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दे 3.14। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 140.121 mm, क्योंकि यहाँ पर 220 जो है वो mm में दिया हुआ है, तो वैल्यू भी किस में मिलेगा हमको, mm में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 140 mm होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर 140 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट देखिए 72 क्वेश्चंस। 72 में क्या बोल रहा है कि द हायर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन द रिवर्स्ड Carnot cycle is 35 डिग्री सेल्सियस एंड द लोअर टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए कॉप निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का फार्मूला होता है, देखिए कॉप निकालना है यहाँ पे COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ हमारा जब भी बात करते हैं परफॉर्मेंस का, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू होता है T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। यह आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पर T2 जो है हम किसे मानेंगे, जो हमारा यहाँ पे T2 है और T1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो यहाँ पे T1 हमारा जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो हमें टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो डिग्री सेल्सियस है उसे केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो हमारा T1 है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 31 + 223 ऐड करेंगे तो हमें किस में मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगा। तो 31 + 223 कितना हो जाएगा आपको, 308, इतना केल्विन हो जाएगा। ये T1 का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हमारा लोअर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, लोअर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है -15 डिग्री सेल्सियस। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, -15 प्लस इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 223 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो T2 आपको कितना मिल जाएगा, T2 जो हो गया वो मिलेगा हमको 258 केल्विन। कितना होगा, 258 केल्विन। अब इससे क्या करेंगे हम, T1 - T2 पे पुट कर देंगे
तो हमें कॉप का वैल्यू मिल जाएगा। तो कॉप इजकल टू लिखना होगा, तो T2 हमारा कितना हो गया 258 डिवाइडेड बाई हमारा 308 माइनस 258। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 5.16। कितना मिलेगा वैल्यू 5.16। इसका राइट आंसर क्या होगा डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 672 का राइट आंसर हो जाएगा 5.16। नेक्स्ट 73 बोल रहा है कि विच कंटेंट कार्बन बिटवीन 0.3 टू 0.6। तो 0.3 से 0.6 कार्बन कंटेंट होता है तो मीडियम कार्बन स्टील होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, मीडियम कार्बन स्टील। ओके, नेक्स्ट 74 देखिए। 74 बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डिटरमाइन द फेज ऑफ वाटर। यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस एट 95 किलो पास्कल, 100 डिग्री सेल्सियस एट 105 किलो पास्कल, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 मीटर क्यूब पर केजी। तो जब भी यदि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस देखिए वैल्यू दिया हुआ है 95 किलो पास्कल पे, तो इसे हम बोलते हैं सुपर हीटेड वेपर। इसे क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड वेपर। यदि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस एट 105 किलो पास्कल होगा तो यह हमारा सब कूल लिक्विड हो जाएगा। और यदि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा 1 मीटर क्यूब पर केजी पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस फेज ऑफ वाटर को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो राइट आंसर इसका ए होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 75 क्वेश्चन। ए सबमर्ज्ड बॉडी विल बी स्टेबल। ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब भी बॉडी सबमर्ज रहेगा और स्टेबल केस के बात करते हैं तो उस केस में बुओयांसी फेस हमेशा हमारा क्या होता है, जी से ऊपर लाइज करना चाहिए। तो जी से यदि हमारा बी ऊपर लाइज करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस होता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बुओयांसी इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 76 बोल रहा है रेफ्रिजरेशन इंक्रीजेज थर्मल इफिशिएंसी इन ए रैंकिन साइकिल बिकॉज। बताइए, रैंकिन साइकिल में रेफ्रिजरेशन हमारा थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द बॉयलर इंक्रीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द बॉयलर इंक्रीज। 27 देखिए क्या बोल रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गैस विल नेवर लिक्विफाई, ए गैस विल नेवर लिक्विफाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चंस। इन ए CI इंजन नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज विथ। बताइए, CI इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज कब करेगा, जब आपका कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज करेगा, उसके साथ ही हमारा CI इंजन का नॉकिंग कंडीशन मतलब ठक ठक का आवाज़ जो है उसका टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जब हमारा कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज करेगा। 29 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट इन किलोजूल पर केजी एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एट द फ्लोइंग स्टेट इज गिवन। इनलेट ऑफ द कंडेंसर 312, एग्जिट ऑफ कंडेंसर 124, एग्जिट ऑफ एवापोरेटर 268, द कॉफ ऑफ द साइकिल इज। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस साइकिल का निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डायग्राम जानना होगा कि डायग्राम इसका कैसे होता है। डायग्राम जानिएगा तो आप H1 H2 H3 H4 जो भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, हम कॉप निकाल सकते हैं इस साइकिल का। तो इसके लिए पहले नंबर डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम से पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हमारा डायग्राम का सेटअप कैसा होता है।
ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पर हमारा लगा रहता है इवोपरेटर। क्या लगा रहता है? इवोपरेटर। इसके बाद हमारा कंडेंसेटर होता है, एक और हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा 4 तरह का साइकिल रहता है। तो यहाँ से आपको H1 क्या होगा? निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा H1 क्या करेगा? जाएगा, और ये वेपर के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन में कंडेंस होगा, और ये V2 यहाँ से H2 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ पर वेपर के फॉर्म में जाएगा, और इस साइकिल से होते हुए यहाँ से क्या करेगा? वो आउटलेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है इनलेट ऑफ कंडेंसेटर दिया हुआ है 312। इनलेट ऑफ कंडेंसेटर कितना दिया हुआ? 312। एग्जिस्ट ऑफ हमारा कंडेंसेटर दिया हुआ है 124, और हमारा एग्जिस्ट ऑफ इवोपरेटर दिया हुआ है 268। तो हमारा यहाँ पर इवोपरेटर है, इवोपरेटर से एग्जिस्ट कौन हो रहा है? तो H1। तो यहाँ पर H1 क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा 268। यहाँ पर 268 इंथैल्पी हमारा H1 हो जाएगा। और हमारा देखिए हमारा इनलेट ऑफ कंडेंसेटर, यहाँ पे क्या है? कंडेंसेटर है। तो यहाँ पर ये जो इनलेट हो रहा है ये हमारा कितना हो रहा है? 312। तो यहाँ पर हमारा H2 जो हो जाएगा वो क्या हो गया? 312। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए ग्राफ जब बनाते हैं तो यहाँ पे ग्राफ जो बनता है ये हमारा इंथैल्पी के बीच में और प्रेशर के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे ग्राफ इस तरह से इसका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर तो ये 2 हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 3 में हमारा देखिए इस केस में हमारा जो इंथैल्पी है वो तो सेम है। तो यहाँ पर जो H3 और H4 इंथैल्पी होगा वो सेम मिलेगा। वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इंथैल्पी हमारा सेम है, तो इंथैल्पी H3 H4 क्या होगा? तो हमारा एग्जिस्ट ऑफ कंडेंसेटर, जो हमारा कंडेंसेटर से जो इंथैल्पी निकलेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा H3 और H4 का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 124। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कोप इक्वल टू होता है, कोप इक्वल्स टू यहाँ पर फार्मूला होता है, क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन बाय कंप्रेशन। ठीक, तो आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर करेंगे तो हमें कोप मिल जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू हो जाएगा आपको H1 माइनस H4। क्या हो जाएगा? H1 माइनस H4। H1 का वैल्यू मैंने क्या बताया था? 268 और माइनस H4। H4 हमारा क्या है? H4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 124, मैंने अभी बताया है। तो 124 इसे जब माइनस कीजिएगा तो मिलेगा आपको कितना? 144। और वर्क डन निकालने के लिए हम वर्क डन निकालेंगे। ठीक, कंप्रेसर के द्वारा कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा H2 माइनस H1, क्योंकि हमारा जब इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे यहाँ पर और कंडेंसेटर यहाँ लगा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे इवोपरेटर था, यहाँ पे कंडेंसेटर था। तो इस केस में हमारा जो इसमें वर्क टन का बात करेंगे तो यहाँ से H1 हमारा इनलेट हो रहा था और यहाँ पे हमारा H2 मिल रहा था। तो H2 माइनस H1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पर H2 माइनस H1 कीजिएगा तो H2 आपको कितना वैल्यू है? H2 का वैल्यू बताए थे 312, ये हमारा H2 का वैल्यू है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 312 माइनस हमारा H1 हमारा क्या है? H1 हमारा 268 है, तो माइनस 268। इसे सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको 44। ओके, अब यहाँ पे क्या करना? कोप इक्वल टू बताया रेफ्रिजरेटर इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन करते हैं। तो यहाँ पे 144 डिवाइड बाई 44 कीजिएगा तो कोप का वैल्यू मिल जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3.27। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में क्या है? विच बॉयलर ऑपरेट एबव क्रिटिकल प्रेशर? बताइए, विच बॉयलर ऑपरेट एबव क्रिटिकल प्रेशर? क्रिटिकल प्रेशर के एबव कौन सा हम बॉयलर को ऑपरेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वंस थ्रू बॉयलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वंस थ्रू बॉयलर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।